हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का तीसरा चैप्टर अर्थात ऋतुचर्या अध्याय का हम एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न क्या बनेगा, जो सामान्यतः बनता है, ऋतुओं की संख्या होती है। ऋतुएं कितनी होती हैं? तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे तो बिल्कुल सरल है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए तो ऋतुओं की संख्या होती है, पहला ऑप्शन देखेंगे 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और 6। इसका मतलब हम लोग देखा ऋतुओं की संख्या 6 होती है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऋतुएं 6 होती है। कौन कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो आइए बात करते हैं। उसके बाद आदान काल की ऋतुएं हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता हैगा, यहाँ पर आदान काल विसर्ग काल की बात हम लोग करेंगे। आदान काल की ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ऋतु या ऋतुएं हो सकता है, एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये तीनों जो है आदान काल की ऋतुएं हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन डी, सभी आदान काल की ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। उसके बाद देखेंगे हम लोग आदान काल में बलवान होता है। आदान काल में हम लोग जानते हैं क्या बलवान होता है। तो आदान काल में देखा शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। पहले शिशिर आएगा, दिन बसंत आएगा, दिन ग्रीष्म आएगा। तो यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठंड से लेकर बसंत में आ रहा है, पतझड़ वाला है। उसके बाद गर्मी बढ़ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रहा है। इसका मतलब शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक क्या है? आदान काल है। तो यहाँ पर सूर्य बलवान होता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है ना। तो यहाँ देखेंगे आदान काल में बलवान होता है, सूर्य बलवान होता है। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखेंगे कि फोर्थ आपके सामने है, आदान काल में बलवान रस होता है। तो आदान काल में यहाँ पर सूर्य चंद्रमा की बात थी कि सूर्य बलवान है कि चंद्रमा बलवान है कि दोनों, तो दोनों नहीं है, सिर्फ सूर्य बलवान होता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कौन सा रस बलवान होता है, यह सबसे अधिक बलशाली रस कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इस आदान काल में जो 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, यहाँ पर 3 रस मुख्य रूप से बलवान होते हैं, तिक्त, कषाय, कटु। तिक्त, कषाय, कटु। तो ये सभी आपके ऑप्शन सही होंगे कि ये इस ऋतु में तीनों रस बलवान होते हैं, तिक्त, कषाय, कटु। उसके बाद देखेंगे हम लोग आदान काल का अन्य नाम है। आदान काल का दूसरा नाम क्या है या पर्यायवाची क्या है? इसको हम लोग ये देखेंगे उत्तरायण, आग्नेय, दोनों, कोई नहीं। तो इसको हम लोग इसका ऑप्शन क्या है? सी, थर्ड, अर्थात दोनों। इसको हम लोग उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गति जो होती है, सूर्य की जो मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं उत्तर दिशा में होने की वजह से उसको उत्तरायण बोलते हैं आदान काल को। साथ ही साथ ये बहुत ही गर्मी की ऋतु होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ सूर्य बलवान होता है, इसलिए इसको आग्नेय भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, उत्तरायण प्लस आग्नेय। उसके बाद देखेंगे हम लोग विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहले देखना है कि आदान काल की ऋतु क्या होती है। तो यहाँ शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। तो इसका मतलब कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि आदान काल की ऋतु कोई ना कोई होगी। तो वर्षा, शरद, हेमंत, ये क्या है? विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। लेकिन शिशिर क्या है? ये आदान काल की ऋतु है, इसलिए विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। सही जवाब क्या होगा? विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। इसका मतलब शिशिर ऋतु विसर्ग काल की ऋतु नहीं है, क्योंकि ये आदान काल की ऋतु है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि विसर्ग काल में बलवान रस होता है। तो विसर्ग काल में बलवान रस क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे अम्ल, लवण, मधुर, सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सभी। अम्ल, लवण, मधुर, ये बलवान रस होते हैं। कहाँ पर? विसर्ग काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस ऋतु में मनुष्य का बल सबसे अधिक होता है? किस ऋतु में मनुष्य का बल सबसे अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ऋतु में मनुष्य का बल सबसे अधिक होता है? तो आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। शीत ऋतु, शीत ऋतु का मतलब कि हेमंत और एक तरह से शिशिर ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वर्षा और ग्रीष्म, तीसरा है शरद, चौथा है बसंत। तो हम लोग देखते हैं कि खूब चाँप के हम लोग कब खाते हैं? तो ये शीत ऋतु होती है, जो शिशिर और हेमंत की ऋतु होती है, शीत ऋतु, उसमें ही हम लोग का बल सबसे अधिक होता है। अधिक से अधिक एक्सरसाइज इसी ऋतु में बताया गया, क्योंकि हम लोग का बल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस ऋतु में मैथुन का त्याग बतलाया गया है? अर्थात मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, हेमंत।
तो यहाँ देखेंगे शिशिर और हेमंत दो शीत ऋतु हैं, तो यहाँ पर यथेष्ट जितनी शक्ति है उतने मैथुन करने की बात कही गई है। लेकिन सबसे जो गर्मी की ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, इसमें मैथुन का त्याग बताया गया है। सही जवाब होगा ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद देखेंगे त्रिदोष प्रकोपक ऋतु है, अर्थात किस ऋतु में वात पित्त कफ तीनों का प्रकोप होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। तो यहाँ पर देखेंगे जो वर्षा ऋतु होती है वो त्रिदोष प्रकोपक ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ बरसात का पानी रहता है और वो गंदा जल से पूरा इधर उधर फैला रहता है, इसलिए यहाँ पर तीनों दोष का प्रकोप होता है, इसलिए वर्षा ऋतु को होते हैं त्रिदोष प्रकोपक ऋतु। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, किस ऋतु में भोजन में मधु मिलाकर खाने को बोला गया है, अर्थात खाने पीने की सभी चीज़ों में मधु अर्थात शहद मिलाकर सेवन करने को बोला गया है, किस ऋतु में। तो ये भी देखेंगे हम लोग ने मार्क कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले देखा कि वर्षा ऋतु में तीनों दोष का प्रकोप था, त्रिदोष प्रकोपक ऋतु थी, इसलिए यहाँ पर वर्षा सही ऑप्शन होगा, अर्थात जो डी है वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीज़ों में अर्थात भोजन में मधु अर्थात शहद मिलाकर खाने को बोला गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी जितना भी कहा जाए उतना कम है। हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में आया है। देखेंगे हंसोदक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में पूछा जाता है, लेकिन अगर एमसीक्यू की बात करें तो हंसोदक का वर्णन किस ऋतु के अंतर्गत आया है। तो यहाँ देखेंगे कि वर्षा, शरद, हेमंत, ग्रीष्म। तो हम लोग देखेंगे शरद ऋतु के अंतर्गत जो है हंसोदक का वर्णन आया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, ऋतु संधि। ऋतु संधि अपने आप जिस तरह से हंसोदक इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ऋतु संधि भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी टिक कर लेंगे कि ऋतु संधि में कुल कितने दिनों की गणना की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, 14 दिन। तो यहाँ पर क्या बोला गया, टोटल 14 दिन होते हैं, तो यहाँ पर ऋतु संधि हो गई 14 दिन। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 14 दिन कैसे है, 7 + 7 है, अभी आगे इसका क्लियर कर लेंगे। अब देखेंगे ऋतु संधि है, ऋतु संधि क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया, जो 14 दिन कैसे आया इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग को टोटल 14 दिन की बात करना है ऋतु संधि में, तो प्रारंभ ऋतु का अंतिम 14 दिन प्लस अग्रिम ऋतु का प्रथम 14 दिन। तो यहाँ देखेंगे 14 + 14 ये 28 दिन हो गया, जबकि हम लोग का टोटल 14 दिन सही है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा उसी की तरह से है कि प्रारंभ ऋतु का प्रथम 14 दिन व अग्रिम ऋतु का अंतिम 14 दिन, तो इसका मतलब 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28 दिन, ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ प्रारंभ ऋतु का अंतिम सप्ताह अर्थात 7 दिन और अग्रिम ऋतु का प्रथम सप्ताह अर्थात 7 दिन, ये 7 + 7 14 है प्लस, तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि जो ऋतु चल रही है, जो ऋतु जो चल रही है उसका अंतिम सप्ताह, जैसे मान लीजिए ये महीना चल रहा है तो इस महीने का अंतिम सप्ताह, लास्ट का अंतिम 7 दिन प्लस जो आने वाली ऋतु है, अग्रिम ऋतु है, उसका प्रारंभिक 7 दिन, दोनों मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु संधि की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है कि प्रारंभ ऋतु का अंतिम 7 दिन प्लस अग्रिम अर्थात आने वाली ऋतु का प्रथम 7 दिन मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये 14 दिन ऋतु संधि कहे जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।